अब हमने पिछली दो वीडियो में ये देख लिया कि पुस्तकें कौन कौन सी पढ़नी है, और ये देख लिया कि लोकतांत्रिक राजनीति में टोटल 5 टॉपिक हैं, यानी कि 5 पार्ट हैं। अब उन 5 लेसन्स को, उनमें से एक लेसन यानी कि पहला जो लेसन है वो है सत्ता की साझेदारी। और सत्ता की साझेदारी हम पूरा लेसन पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि दो देशों की तुलना की गई है सत्ता की साझेदारी। एक जो श्रीलंका है वो सत्ता की साझेदारी नहीं करता है और गृह युद्ध कर लेता है। एक दूसरा समझदार है, यूरोप का एक देश है जिसका नाम है बेल्जियम। तो पहले हम पढ़ेंगे बेल्जियम को। तो देखिए बेल्जियम क्या है, सबसे पहले आपको देखना होगा कि बेल्जियम है कहां। तो यूरोप महाद्वीप, जैसे 7 महाद्वीप है ना, एशिया हो गया, फिर उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, और अफ्रीका हो गया। ये इसी प्रकार से एक यूरोप एक महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है बेल्जियम, जिसको हमें इधर पढ़ना है। और बेल्जियम जो देश है वो आप हरियाणा से उससे तुलना करेंगे ना, तो लगभग हरियाणा के बराबर है क्षेत्रफल में। यदि आप जनसंख्या की बात करेंगे तो इसकी जनसंख्या 1 करोड़ से थोड़ी सी अधिक है, यानी कि हरियाणा की, अपने जो हरियाणा राज्य है, हरियाणा राज्य की आधी। आप सोच के देखो, क्षेत्रफल हरियाणा के बराबर और आबादी कितनी है, हरियाणा से आधी। और इसकी जो सीमाएं लगती हैं वो 4 देशों से लगती हैं। पहला देश क्या है, जर्मनी। दूसरा क्या है, फ्रांस। तीसरा क्या है, लग्जमबर्ग। और चौथा क्या है, नीदरलैंड। यानी कि यदि आप इसकी सीमाएं देखोगे तो 4 देशों से लगती है। सबसे ऊपर यदि आप चले जाओगे तो नीदरलैंड से लगती है। फिर यदि सबसे नीचे आ जाओगे तो यहां जर्मनी से लगती है। फिर देखोगे तो लग्जमबर्ग से लगती है। अगर फिर चौथा देश देखोगे तो ये जो पूरी सीमा है, ये लगती है फ्रांस से। यानी कि आपको अभी देखो, मैं क्या है टाइम लेता हूं लेकिन याद करवाता हूं। तो ये जो देश है ये कहां का है, यूरोप महाद्वीप का देश है। देश का नाम क्या है, बेल्जियम है। और इस देश की सीमाएं कौन कौन से देश से लगती हैं, 4 देशों से लगती हैं, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड। इन 4 देशों से इस देश की क्या लगती है, सीमा लगती है। इसकी जनसंख्या की यदि बात करें तो लगभग 1 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा है, जो कि अपने हरियाणा राज्य से आती है। और इसके क्षेत्रफल की यदि बात करें तो क्षेत्रफल लगभग अपने हरियाणा के राज्य के बराबर है। तो आप पहले एक काम जरूर करिएगा कि मैप उठाइएगा वर्ल्ड का, और वर्ल्ड के मैप में आप देखिएगा कि लग्जमबर्ग किधर है। अब लग्जमबर्ग का एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि इसने सत्ता की साझेदारी में बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया है। अब इसकी बनावट को समझना चाहिए आपको। तो इसमें है क्या कि जो पूरा बेल्जियम है, ये पूरा बेल्जियम ना 2 भागों में बटा हुआ है। बेल्जियम क्या है, 2 भागों में बटा हुआ है। पहले जो हिस्से को हम बोलते हैं उसको बोलते हैं फ्लेमिश, पहले हिस्से को क्या बोलते हैं, यहां से आप डिवाइड कर दीजिए, इस हिस्से को बोलते हैं पूरे को फ्लेमिश। और दूसरे वाले जो नीचे का हिस्सा है इसको हम बोलते हैं वेलोनिया। ये जो पूरा हिस्सा है नीचे का, इसको बोलते हैं वेलोनिया। कभी कभी इसको वेलोन भी बोल दिया जाता है, तो दोनों में से कोई फर्क नहीं है। तो पहला हिस्सा क्या है, फ्लेमिश, और दूसरा हिस्सा क्या है, वेलोनिया। और अब इसकी समस्या क्या है कि ये जो पूरा फ्लेमिश इलाका है, इसमें जो रहते हैं, ये इसमें रहते हैं डच भाषी लोग, यानी कि जो डच भाषा बोलते हैं। और उसमें से कितने परसेंट है, लगभग 59% व्यक्ति है जो फ्लेमिश इलाके में रहते हैं और डच भाषा बोलते हैं। दूसरा जो इलाका है जिसको हम बोलते हैं वेलोनिया, इसमें 40% व्यक्ति है जो कौन सी भाषा बोलते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं। यदि आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने परसेंट हो जाएगा, 99% हो जाएगा। 1% व्यक्ति जो है वो बोलते हैं जर्मन भाषा। 1% व्यक्ति क्या बोलते हैं, जर्मनी भाषा। तो आप ये समझ लीजिए कि जो बेल्जियम है ना, बेल्जियम के 2 पार्ट हैं। कौन कौन से, सबसे ऊपर वाला क्या है, फ्लेमिश, जिसमें डच भाषी लोग रहते हैं। और वो कितने परसेंट लोग हैं, 59%, यानी कि 59%। दूसरा इलाका क्या है, नीचे का, यानी कि वेलोनिया। और वेलोनिया में कितने परसेंट लोग फ्रेंच बोलते हैं, 40% लोग। अब 1% जो बचा वो जर्मनी है। तो 1% भाषा कौन से बोलते हैं, जर्मन भाषा। तो कौन कौन सी भाषाई लोग रहते हैं, यानी कि डच भाषी लोग रहते हैं, और फ्रेंच भाषी लोग रहते हैं, और जर्मन भाषा के लोग रहते हैं। यानी कि देश 2 प्रकार से बटा हुआ है और इसमें इतने लोग बटे हुए। लेकिन इनकी समस्या ये थी कि फ्लेमिश लोग ज्यादा है, फ्लेमिश में लोग रहने वाले जो डच भाषी हैं वो ज्यादा है, और फ्रेंच भाषी जो लोग हैं वो कम है। लेकिन सत्ता
कानून का पावर, जमीन, संसाधन, ये सब फ्रेंच भाषियों के पास है। यानी कि ये जो डच भाषी हैं वो वहां के भले ही बहुसंख्यक में थे, लेकिन उनके पास जो संसाधन है वो बहुत कम मात्रा में थे। तो इनके लिए जो विवाद होता है, यही विवाद इनकी मुख्य जड़ का। अभी आप एक जगह और समझिए कि यदि आप, ये राजधानी है फ्रांस की, वो बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ब्रुसेल्स में जो थे ना, वो यहाँ 80% तो फ्रेंच रहते थे। फ्रेंच कितने परसेंट? 80%। और 20% जो व्यक्ति थे वो डच थे। अब आप ये सोच के देखिए कि जो 80% व्यक्ति ब्रुसेल्स क्या है, राजधानी है, महंगा इलाका है, बहुत ही प्रीमियम इलाका है। तो जो प्रीमियम इलाका है, जो पैसे वाले लोग थे वो कहां चले गए? ब्रुसेल्स में चले गए। तो ब्रुसेल्स में जब आप देखेंगे तो फ्रेंच भाषी लोग कितने परसेंट हो गए? 80%। और डच भाषी कितने हो गए? 20%। तो आप देख रहे हो, इनके पास पैसा था तो पैसे वाले व्यक्ति चले गए। आप ऐसा समझ लीजिए जैसे भारत है। अब भारत में एक देश है, भारत में एक सिटी है मुंबई, यानी कि बॉम्बे। अब देखो जितने अमीर लोग होंगे वो बॉम्बे में मकान खरीद सकते हैं। तो ये जो फ्रेंच लोग थे, ये जो फ्रेंच लोग अमीर थे, तो ये ब्रुसेल्स में चले गए और यहाँ पे इन्हें मकान खरीद लिए, रहने लगे। तो ये वहां 80% और यहाँ 20%। तो आपको एक पूरी पिक्चर अगर समझ में आई हो तो इसमें से ना बहुविकल्पी प्रश्न, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं वो इसमें अवश्य आते हैं। ये पूछा जाता है कि बेल्जियम की राजधानी क्या है, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। ये पूछा जाता है कि डच भाषी लोग कितने परसेंट थे, तो 59% थे। यदि ये कहाँ रहते हैं, फ्लेमिश इलाका में रहते हैं। अब तीसरा पूछा जाए कि वेलोनिया क्या है, तो वेलोनिया में कितने परसेंट लोग रहते थे? 40% लोग रहते थे। कौन सी भाषा के व्यक्ति रहते थे? यानी कि फ्रेंच भाषा के लोग रहते थे। जर्मन भाषा वहां कितने परसेंट बोलते थे? 1% बोलते थे। तो आपने ये पूरी पिक्चर याद करिए। पहली बात तो कि बेल्जियम है, बेल्जियम के 2 पार्ट थे, एक का नाम फ्लेमिश था, एक का नाम वेलोनिया था। और फ्लेमिश में डच भाषी लोग रहते थे, वेलोनिया में फ्रेंच भाषी लोग रहते थे। और जो डच भाषी थे वो 59% थे, और जो फ्रेंच भाषी थे वो 40% थे। और वहां ब्रुसेल्स की भी स्थिति को याद रखिए कि ब्रुसेल्स में जो फ्रेंच भाषी थे वो 80% थे और बाकी डच लोग 20% थे। अब समस्या ये हुई कि जब संसाधन और सारी संपत्ति और सारे इनके पास सारी चीजें इनके पास फ्रेंच लोगों के पास थी, तो डच भाषियों को इनसे क्या होती थी? चिढ़ होती थी। यानी कि डच भाषी को इनसे परेशानी होती थी और इसके लिए इनके दंगे फसाद होने ही वाले थे। 1950 के 60 के बीच में इनमें दंगे होने वाले थे। लेकिन यहाँ की सरकार ने क्या करा कि बहुत बड़ी समझदारी दिखाई, और बहुत बड़ी समझदारी दिखाते हुए ये किया कि उन्होंने ना एक सत्ता की साझेदारी का मॉडल अपनाया। और वो मॉडल उन्होंने बहुत अच्छा अपनाया। और क्या अपनाया? तो बेल्जियम के लोगों ने ये समझदारी करी जिससे कि पूरा देश में ना विघटन यानी कि गृह युद्ध होने से बच गया। पहला उन्होंने ये करा कि जो केंद्रीय सरकार थी, जैसे अपने देश में मोदी की सरकार या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट मान लीजिए, उसमें ये करा उन्होंने कि सभी मंत्रियों की संख्या बराबर कर दी केंद्रीय सरकार में, कि चाहे वो डच भाषी हो चाहे वो फ्रेंच भाषी हो, सभी में मंत्रियों की संख्या क्या रहेगी? बराबर। यानी कि जितने अगर 20 डच भाषी जाएंगे तो 20 फ्रेंच भाषी जाएंगे। दूसरा उन्होंने क्या करे कि कुछ विशेष प्रकार के कानून उन्होंने क्या करे कि डच भाषी और फ्रेंच भाषियों के बहुमत से पास होंगे। यानी कि कोई एक समुदाय का प्रभुत्व नहीं रहा, दोनों समुदायों का प्रभुत्व रहा। तीसरा जो उन्होंने करा, उन्होंने सबसे अच्छा जो करा वो ब्रुसेल्स में करा। ब्रुसेल्स में क्या करा कि ये जो प्रतिनिधि है, मान लीजिए कि 100 प्रतिनिधि है, तो उसमें से 50 फ्रेंच के आएंगे और 50 डच के आएंगे। ये संख्या 50 नहीं है, एक एग्जांपल बता रहा हूं कि यहाँ पर प्रतिनिधियों की संख्या क्या कर दी? बराबर कर दी। तो आप एक चीज समझ के देखिए कि जहां ये फ्रेंच के लोग यहाँ बराबर होने की बात कर रहे हैं, ये 80 है, ये 20 है, लेकिन अगर 100 होंगे तो 50 यहां से आएंगे और 50 यहां से आएंगे। इसी प्रकार यहां पर डच लोगों ने भी समझौता करा कि ये 59% है, ये 40% है, लेकिन यहाँ भी मंत्रियों की संख्या बराबर है। यानी कि 50 मंत्री इनके बनेंगे और 50 मंत्री इनके बनेंगे। तो देखो दोनों ने समझदारी दिखाई, फ्रेंच के लोगों ने भी दिखाई और डच के लोगों मतलब फ्रेंच भाषी लोगों ने भी दिखाई और डच भाषी लोगों ने भी दिखाई। इंडिया में होता तो ये चीज हो ही नहीं पाती।
और ये पूरी दुनिया में एक मिसाल बना और ये आज तक भी चल रहा है। और पूरे फिर यूरोप के देशों ने मिलकर के ब्रुसेल्स को यूरोपीय संघ का इसको क्या बनाया, मुख्यालय बनाया। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय क्या है। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है वो क्या है, ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम की राजधानी ही है। तो अब हमने ये पढ़ लिया कि ब्रुसेल्स ने अपनी समस्याओं का निराकरण कैसे किया। अब हम ये देखेंगे कि एक श्रीलंका जो देश है, श्रीलंका ने यही परिस्थिति होने पर किस तरह से गृह युद्ध मचाया, वहां के लोग काटे मरे गए, एक दूसरे में लड़ाई हुई, तो उनने अपना गृह युद्ध चालू कर लिया, जबकि बेल्जियम ने समझदारी दिखा दी। तो अगले पार्ट में हम समझेंगे श्रीलंका की समस्या।